वीडियो जो है वो मुख्य रूप से CUET में इस पहले चैप्टर जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में कौन कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है जो कि CUET में क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। यहाँ पे आज आप अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे तो मैं आपको इस बात के लिए एश्योर करती हूँ कि आप मतलब 40-50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर आपको आएंगे अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा और जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते जाएं और फिर आप उसको 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो फिर आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। तो अभी अब ये मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ों मतलब चैप्टर्स को दिखा के आपको पढ़ा पाऊँ या फिर PPT बना के आपको पढ़ा पाऊँ। तो मैं आपको बताती जाऊंगी और आप अपने सामने, आपको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। कान में आप ईयरफोन लगाइए और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए और अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कीजिए और आपकी किताब में उसको या फिर हाईलाइट कीजिए। तो आपके पास आपकी किताब, आपका एक नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक ऑडियो फॉर्म में भी इसको आप सिर्फ मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पहला चैप्टर है और इसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे आते हैं और पहला पेज का जो पहला लाइन जो है, हड़प्पन सेल्स इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है हड़प्पा सिविलाइजेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप वहाँ पे हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो साइट जिसको खोजा गया था वो था हड़प्पा, और इंडस वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो इसके मेन जो साइट्स हैं, जो स्टार्टिंग में जो भी साइट्स खोजे गए थे वो मेनली इंडस वैली, इंडस रिवर के जो रिवर बेसिन के आसपास ही वो सारे साइट्स थे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब जो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो स्टोन के मेनली जो थे वो स्टोन के बने हुए थे और इस स्टोन का जो नाम था स्टीटाइट्स, और सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल, मतलब इस और स्टीटाइट्स के बने होते थे और इस पे मोटिव जो ये सील्स होते थे उसके ऊपर एनिमल मोटिव बना हुआ होता था। तो ये इसका पहला पेज का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो जब आप उसके नीचे जाते हैं टर्म्स प्लेसेस टाइम्स, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, जो मैंने आपको बता दिया। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कल्चर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका जो आंसर है वो है कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time। मतलब ग्रुप ऑफ एक ही तरह के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक ही टाइम पीरियड में और एक ही डिस्टिंक्टिव एक पर्टिकुलर एरिया में पाया गया, तो इसलिए उसके लिए कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अब इसका टाइम पीरियड भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये जो मेनली इसका टाइम पीरियड है 26 से लेकर 1900 BC के बीच में, इसका जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड था वो 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में पड़ता था। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देयर वेर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। जो पहले के थे उनको अर्ली हड़प्पा कहा जाता था, जो उसके बाद के थे उसको लेट हड़प्पा। मतलब तीन पीरियड में इसको बांटा गया, एक अर्ली हड़प्पा जो कि और एक मैच्योर और एक लेटर हड़प्पा। तो जो अर्ली हड़प्पा था उस वक्त वो उतना ज़्यादा विकसित नहीं था। फिर जो मैच्योर हड़प्पा जो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट साइट्स में जो भी चीज़ें मिली है जो वो मैच्योर हड़प्पा था, और उसका टाइम पीरियड जो था वो 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में पड़ता था। और उसके बाद जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा तो उसके लिए लेट हड़प्पा शब्द को यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है बिगनिंग, और यहाँ पे दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये है कि जो बहुत सारे जो मैच्योर हड़प्पा के साइट थे वो अर्ली हड़प्पा के साइट पे ही डेवलप हुए थे, लेकिन जो अर्ली हड़प्पा के साइट्स के जो मेन चीज़ें थी जो पाई गई हैं वो मैच्योर हड़प्पा के से उनका जो स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। जो एग्रीकल्चर था वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का हुआ करता था, और जो सेटलमेंट था वो काफ़ी मतलब मैच्योर हड़प्पा की तुलना में वो सेटलमेंट छोटा हुआ करता था। तो ये इसका बिगनिंग का एक ये जो फर्स्ट पॉइंट का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। फिर सेकेंड पॉइंट है सब्सिस्टेंस एंड स्ट्रेटजी। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हड़प्पन
एट्स वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो प्लांट प्रोडक्ट को भी मतलब अपने उनके फूड हैबिट्स में प्लांट प्रोडक्ट भी हुआ करता था और एनिमल प्रोडक्ट भी हुआ करता था। और हमें आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे बहुत सारे जो डाइटरी प्रैक्टिसेस फाइंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे उनके जो डाइटरी उनकी जो फूड हैबिट्स थी उसको उन्होंने समझने का प्रयास किया है, जिसमें ग्रेन्स मिले हैं या फिर सीड्स मिले हैं। और यहाँ पे एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्कियोबॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट जो था, ऐसे व्यक्ति मतलब आर्कियोबॉटनिस्ट उनको कहा जाता है जो कि एंशिएंट प्लांट को स्टडी जो करते हैं उनको आर्कियोबॉटनिस्ट कहा जाता है। और इसके बाद अब कौन कौन से वहाँ पे कि कौन कौन से ग्रेन्स उपजाए जाते थे जिसके हमें कहीं ना किसी रूप में जिसके हमें मतलब एविडेंस मिले हैं। तो उसमें मेनली व्हीट था, बार्ली था, फिर लेंटिल था, चिकपी था और सेसम था। और इसके अलावा मिलेट्स फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। उसके बाद है फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। तो यहाँ पे एक आपको सबसे पहले तो ये सारे जो अनाज का नाम मैंने बताया, जो ग्रेन्स का नाम बताया, उसका नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से ग्रेन्स पाए गए वहाँ पे मतलब उपजाए जाते होंगे, जो एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे जो एक रिक्रिएट किया गया। तो वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी और सेसम और मिलेट जो था वो गुजरात के जो साइट्स थे वहाँ पे मिले हैं। और जो राइस का जो था वो बहुत कम जो एविडेंस मिले हैं जहाँ की राइस उपजाया जाता होगा। तो इसके बहुत ही कम एविडेंस हमें मिले हैं। आगे इसी में आगे वो दिया गया है कि जो कालीबंगन, राजस्थान का जो एक कालीबंगन साइट था वहाँ पे हमें जला हुआ धान मिला है। तो ये था। फिर एनिमल में कौन कौन से एनिमल मतलब वो पाला करते थे, तो कैटल, सीप, गोट, ये सारे नाम जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एनिमल पाया जाता था, या कुछ भी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से। जो मैंने 3 वाला बताया कि व्हिच ऑफ दीज एनिमल्स आर फाउंड, तो जैसे 4 नाम दे दिया, फिर नीचे ऑप्शन दिया 1 2 3 आर ट्रू, 2 3 आर ट्रू, तो इस तरीके से ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरीके में ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से एनिमल्स थे, तो कैटल, सीप्स, गोट, बफेलो एंड पिग। और इसके अलावा आर्कियोजियोलॉजिस्ट, यहाँ पे एक और वर्ड टर्म आता है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया आर्कियोबॉटनिस्ट, यहाँ पे आर्कियोजियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोजियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जो मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड एंशिएंट टाइम में जो फॉसिल्स एनिमल्स के जो फॉसिल्स मिलते थे उससे रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और दैट मतलब कि और उनका जो आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो ऊपर जो मैंने नाम बताया आपको कि कैटल, सीप, गोट, बफेलो और पिग, ये सारे जो जीव जंतु थे उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, यानी कि ये पालतू जानवर थे। लेकिन इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल भी उस वक्त के मिले हैं, जिसमें से एक बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, जो कि उस वक्त पाया जाता था। और वी डोंट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दिस एनिमल देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम द अदर हंटिंग ग्रुप। मतलब ये खुद ही इसको मतलब ये मीट ईटिंग पॉपुलेशन भी था, क्योंकि अब ये नहीं पता कि ये जो इन जानवरों का जो शिकार ये करते थे मीट के लिए, वो खुद ही क्या करते थे या इसके लिए एक अलग से कोई कम्युनिटी थी जिससे वो लिया करते थे, ये हमें नहीं पता। और बोन्स ऑफ फिश भी हमें वहाँ पे फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ग्रेन्स के नाम और जीव जंतुओं के नाम, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसको 3-4 बार आप रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस पोर्शन से होगा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब ये एग्रीकल्चर था, ये हमें पता चल गया कि हाँ उस वक्त एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर किस तरीके से वहाँ पे उपजाया जाता था, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इस्तेमाल मतलब क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे है वाइल द प्रीवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन
इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या था ये हमें नहीं पता कि ठीक है ग्रेन्स हमें मिला है, जो पॉटरी मिली है उसके अंदर ग्रेन्स मिला है, या मोटिव्स जो भी थे उसके अंदर जो ग्रेन्स की तस्वीरें मिली हैं, या खेत का जुता हुआ है, तो हमें पता है। लेकिन एक्चुअल किस तरीके की ये सारी खेती किस तरीके से होती थी, ये सब चीज़ें बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और हमें जुते हुए खेत भी मिले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल्स वाज नोन। अब जो टेराकोटा सील्स हैं उसके ऊपर बुल्स की तस्वीर बनी हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि, और इसके अलावा बुल्स का एक मतलब छोटे छोटे खिलौने भी मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बुल्स का इस्तेमाल जो है उस वक्त खेती में प्लाव यानी कि हल चलाने के लिए बुल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अब यहाँ पे एक और है कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाव हैव बीन फाउंड एट द साइट इन चोलिस्तान। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि जो टेराकोटा मॉडल्स जो प्लाव का मॉडल है वो कहाँ पे मिला है। तो वो चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान एंड एट बनावली। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो इन दो जगहों पे वो प्लाव का वो छोटा सा खिलौना टाइप का एक प्लाव मिला है। इसके अलावा कालीबंगन में हमें जुता हुआ खेत मिला है, और ये खेत जो है वो दो तरीके से जोता गया है, मतलब ऐसे 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 करके भी जोता गया है, और ऐसे 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 करके भी जोता गया है, और जो कि मतलब राइट एंगल पे वो मतलब उसका जो दोनों का दोनों जो जुता हुआ खेत है वो इस तरीके से राइट एंगल पे बना हुआ है। अब वहाँ पे हमें जला हुआ धान भी मिला है, और ऐसा मानते कि जो दो तरीके से जोता हुआ है इसका मतलब है कि दोनों में दो डिफरेंट तरीके का अनाज जो है वो उपजाया जाता रहा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हल का तो हो गया। उसका दूसरा है कि अब किस किस टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते थे। तो जो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो एविडेंस मिला है उसमें है कि नुकीले धारदार टूल्स का इस्तेमाल होता था और खेती में। लेकिन अब उसका इस्तेमाल वो मेटल के ज़रिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए मेटल का वो होता था या फिर लकड़ी का मतलब होता था, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये था कि वो पत्थर का बना होता था और उसको अच्छे से धारदार किया जाता था ताकि उसको आसानी से खेती में इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पे एक है कि अनाज कौन कौन सा था, ये हो गया, किस तरीके से खेती होती थी वो हो गया, टूल्स कौन सा था वो हो गया। अब है कि मैक्सिमम जो हड़प्पन साइट्स मिले वो सेमी एरिड एरिया में था। तो अब खेती के लिए क्योंकि सेमी एरिड एरिया है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, तो सिंचाई किस तरीके से की जाती रही होगी। तो हमें कुछ जगहों पे कैनाल्स मिले हैं, जैसे कि हड़प्पन साइट्स ऑफ सोरतुघई इन अफ़गानिस्तान में हमें कैनाल्स मिले। अब ये भी एक क्वेश्चंस कई जगह पे मैंने देखा है कि कैनाल्स का एविडेंस कहाँ पे मिला है, तो सोरतुघई इन अफ़गानिस्तान में हमें कैनाल्स मिले हैं। इसके अलावा पंजाब और सिंध का जो एरिया है वहाँ पे कोई कैनाल्स नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि सदियों की पुरानी मतलब ये पूरा का पूरा ये है, तो जो कैनाल्स रहा होगा वो धीरे धीरे भर गया होगा, जिसकी वजह से हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। उसके बाद है बिसाइड्स वाटर रिजर्वायर फाउंड इन धौलावीरा में हमें वाटर रिजर्वायर मिला है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए किया जाता रहा होगा। अब यहाँ पे एक हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे जो पत्थर के जो अनाज तो ठीक है, अब कृषि कैसे हो रही थी वो आपको पता चल गया। अब उसको खाने के, अब ऐसे तो अनाज नहीं खाएंगे ना, उसको खाने के लिए किस तरीके से उसको तैयार करते थे, उसको प्रोसेस कैसे करते थे। तो पत्थर का बना हुआ सिलबट्टा टाइप का होता था, और एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे करके गोला होता था, उससे या तो अनाज को तैयार किया जाता था, खाने लायक उसको बनाया जाता था। तो वो आपका एक पेज नंबर 4 पे है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो ये इसका जो पेज नंबर 4 के ऊपर कुछ आपके फिगर जो दिए 1.4 फिगर दिया गया, उसको भी आप अच्छे से देखिए, हो सके क्योंकि इमेज के भी क्वेश्चंस होंगे। फिर जो आपको सोर्सेस 1 में जो सवाल दिया गया है इमेज, उसको भी आप अच्छे से देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और मोहनजोदड़ो एंड प्लान्ड अर्बन सेंटर ये पढ़ते हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center. अर्बन क्योंकि जो इंडिया का सबसे प्राचीन सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन था, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी
विकसित फॉर्म में, वहाँ के जो शहरें थी वो काफ़ी विकसित फॉर्म में, मतलब विकसित, काफ़ी डेवलप फॉर्म में थे। और हड़प्पा की सबसे बड़ी खासियत, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी सबसे बड़ी खासियत वहाँ का अर्बनाइजेशन ही था। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसमें आप देखते हैं मोस्ट वेल नोन साइट था, सबसे वेल नोन साइट जो हड़प्पा का था वो मोहनजोदड़ो था। तो सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड, जो मोहनजोदड़ो का जो पूरा सेटलमेंट था वो 2 भाग में डिवाइडेड था। एक आपका थोड़ी सी ऊंचाई पे बना हुआ था जिसको सिटाडेल कहा जाता था, और दूसरा जो था वो थोड़ी नीचे पे था। और जो ऊंचाई पे जो बना हुआ था वो थोड़ा सा उसका साइज छोटा था, जो नीचे बना हुआ था उसका साइज जो था वो काफ़ी बड़े साइज में था। तो सिटाडेल और लोअर टाउन, जो ऊंचाई पे बना हुआ था उसको सिटाडेल कहा गया, और जो नीचे बना हुआ था उसको लोअर टाउन कहा गया है। अब द सिटाडेल ऑन्स इट्स हाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म. It was walled, which mean that it was physically separated from the lower town. अब जो ये जो ऊंचाई के ऊपर सिटाडेल बना हुआ था, तो उसको ऐसा माना जाता है कि जो मड ब्रिक होता होगा उसके जरिए उसको ऊंचा किया जाता होगा, और जो बिल्डिंग्स थे वो वहाँ पे बनाए गए थे। इसके अलावा वो जो पूरा का पूरा एरिया है उसको फोर्टिफाई किया गया था, और जिससे कि वो बिल्कुल ही अलग दिखे। तो ये इसकी एक खासियत है। और कई बार बाकी शहरों में भी हमें सिटाडेल मिले, उनकी क्या खासियत है, तो इस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं कि आपको कोई एक मोहनजोदड़ो का कोई एक जो खासियत है वो दे देगा, बाकी 3 हड़प्पा का दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, कौन सा मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक एक लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक भी लाइन आप मिस करने की गलती नहीं कर सकते, मतलब वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कौन सा आप एक लाइन मिस कर दे और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और मतलब कि अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए एक एक मार्क्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है आपके लिए। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, मतलब कि सिटाडेल था वो भी फोर्टिफाइड था, और जो लोअर टाउन था वो भी चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। और जो भी बिल्डिंग्स बने हुए थे वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए थे, मतलब फाउंडेशन दिया गया था, हर एक बिल्डिंग के पहले फाउंडेशन था, उसके ऊपर बिल्डिंग्स को तैयार किया गया था। उसके बाद है इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ़ वन लेबरर, मतलब यहाँ पे एक कैलकुलेशन सिंपल सा दिया गया है कि अगर एक लेबरर जो है वो रफली क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, मतलब यहाँ पे एक मतलब एक रफली एक कैलकुलेशन किया गया है कि जिस हिसाब से वो का पूरा बिल्डिंग जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसका पूरा का पूरा अच्छे से, उसके लिए कितने मिलियंस ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट रही होगी। तो इतने बड़े पैमाने पे लेबर का जुगाड़ करना किसी, मतलब कोई छोटी मोटी अथॉरिटी के बस की बात नहीं थी। मतलब उस वक्त कोई ना कोई एक सेंट्रलाइज फोर्स था जो कि सारी लेबर को मोबिलाइज कर रहा था, और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करवाने में स्टेट की जरूर बहुत अच्छी भूमिका रही होगी, ऐसा माना जाता है। फिर है कंसिडर समथिंग एल्स, वंस द प्लेटफॉर्म वेयर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। अब पहले क्या है कि पहले पूरा का पूरा मतलब पूरा प्लान, मतलब ये जो ऐसा नहीं था जैसे आज है ना कि बस वो ज़मीन खरीदा उसने बना लिया, वो ज़मीन का अब यहाँ पे ये बिल्डिंग बना देते हैं, यहाँ पे ये बिल्डिंग, ऐसा नहीं था। पहले पूरे के पूरे एरिया को मतलब डिमार्केट किया जाता कि इस एरिया पे ये चीज़ें बनानी है, उसको पूरा घेरा जाता था। फिर उसके बाद उस पर जो फाउंडेशन तैयार किया जाता था, तो जो भी स्ट्रक्चर बनना है उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती थी। ऐसा मतलब वो ऐसा नहीं कि अच्छा आज ये बना देते हैं, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है चलो एक और बिल्डिंग की ज़रूरत हो गई तो एक और बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ पूरा का पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क चलाया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। जितने भी आप हड़प्पन साइट में आप में जो ब्रिक्स जो मिले हैं हमें, उसका जो मेजरमेंट, जिसका जो पूरा का उसका जो साइज है वो लगभग एक जैसा है। तो मतलब कि कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि सारा का सारा काम कर रही थी, इससे भी ये माना जाता है। और ये हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं लेइंग आउट ड्रेन्स। अब ये एक ड्रेनेज सिस्टम जो है वो
इतना डेवलप्ड मतलब ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का था, और उस समय के जितने भी विश्व की बाकी सभ्यताएं भी बहुत सारी थी, उन सब में सबसे अच्छे वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। तो जब भी किसी भी एरिया में वो पूरी की पूरी प्लानिंग होती थी, तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाता था, और उसके बाद उसको प्लॉट में बांटा जाता होगा वहाँ पे, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता था। तो जो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, और काफ़ी वेल डेवलप और वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सभ्यता में था। अब यहाँ पे इस पूरे 4-5 लाइन है, इसको मैं पढ़ लेती हूँ, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। One of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. Or if you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern. Seems that street with the drain were laid out first and then houses were built. मतलब कि स्ट्रीट ड्रेन के साथ स्ट्रीट में मतलब पहले नाले बनाए गए थे, फिर उसके बाद घरों का को कंस्ट्रक्ट किया गया था, और घर से जो नाले थे वो सारे घर से नाला निकलता था वो, और जो मेन स्ट्रीट के साथ जो नालियाँ बनी हुई थी उसमें जाकर गिरता था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, एंड देन हाउस बिल्ट अलोंग द देमित। इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। मतलब एक वॉल जो होता था घर का होना था वो स्ट्रीट के साथ होना था। अब यहाँ पे सिटेडल के लिए हुआ था, वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्ज लोअर ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है वो हाई पे था, और जो लार्ज लोअर पार्ट था वो ईस्ट में हुआ करता था, वो नीचे की तरफ होता था, और जो साइज में वो बड़ा हुआ करता था। एट साइड सच एज धौलावीरा एंड लोथल, धौलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात में है, ये भी पूछा जा सकता है। द इंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, और एंड सेक्शन विद इन द टाउन वेयर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स। फिर है द सिटीडल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ एंड बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट। मतलब लोथल का यहाँ पे एक ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा सिटेडल नहीं वॉल मतलब फोर्टिफाइड नहीं था। लोथल का जो सिटेडल था वो फोर्टिफाइड नहीं था, लेकिन वो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था। अब अगला जो पॉइंट है वो डोमेस्टिक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको अच्छे से आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया उसको नोट डाउन कीजिए। और फिर जब लास्ट में जब ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लिंक दूँगी क्वेश्चन, जिसमें आपको सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन वो मैं उस वीडियो में बता दूँगी। इस वीडियो में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्ट, और उसके बाद का मतलब अभी आज हम पेज नंबर 6 तक पढ़े हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पेज 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो लाइक ज़रूर मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इस CUET प्रोग्राम से ऐसे बच्चों को भी जोड़िए जो कि 12th में पढ़ रहे हैं और CUET की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।